नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं डू रेंज चैनल पर। तो दोस्तों, अंकित भाटी सर ने जो 19 नवंबर का टेस्ट लिया था एसएससी जीडी का, वही टेस्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 5 तक जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए थे। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ गई, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। 20×5 यानी कि 1/5। तो 1/5 की कमी आ जाती है, यानी कि 5 वस्तु थी पहले, तो अब 1 की कमी आ गई, यानी कि अब कितनी रह गई, 4। 5 वस्तु थी, 4 रह गई, कमी कितने की आ गई, 1 की। अब वो कह रहा है पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, यानी कि 4 है, अब तो वस्तु कमी आने के बाद मूल्य, तो 4 की हमें 5 बनानी है, यानी कि 1 की बढ़ोतरी करनी होगी, कितने में, 4 में। और प्रतिशत को बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100, 4×25=100, यानी कि 25% बढ़ोतरी करनी होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है। यदि तीनों सेक्शनों में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं, तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या। चलिए कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं मान लेता हूँ छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 दे रखा है। मैं मान लेता हूँ 3x, 5x और 8x। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र आए हों, नए छात्र आए हैं जी, इसके आने के बाद अनुपात ये हो गया 4:7:9। तो देखिए 4:7:9 ये अनुपात हो जाता है। तो या तो मैं इन दोनों को ले लूँ, ए और बी को, या बी और सी को ले लूँ, या सी और ए को ले लूँ। तीनों में से किसी भी दो संख्याओं से मैं x की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। चलिए मैं ए और बी को ले लेता हूँ। तो 3x/4x में कितने कितने विद्यार्थी आए हैं, 15 और 30, यानी कि यहाँ 15 आए हैं और यहाँ 30 आए हैं। इक्वल टू कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। देखिए मैं अगर बी और सी को लेता तो 5x/8x, और प्लस कितने कितने आए हैं, बी में कितने आए हैं, 30, और इसमें कितने आए हैं, सी में 15। तो 30 और 15 लेना होता, और अनुपात कितना लेना होता, 7/9। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×3=21, वो सॉरी यहाँ कितना है, ये गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ 5 है, 5x। तो 7×3=21x और प्लस 15×7=105 इजकल टू 4×5=20x और 4×3=12, 120। 21x, 20x, 20x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बचेगा, और 105 इधर जाएगा तो 120 माइनस 105 यानी कि 15। तो हमें ये 15x की वैल्यू ज्ञात हो गई है, यानी कि मैं अब 15 किसी भी संख्या में रख दूं तो वो संख्या आ जाएंगी, यानी कि 15 और 3, 15×3=45, और 15 की 5 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 15×5=75, और 15×8=120, यानी कि ये इतने छात्र पहले थे। ये कह रहा 3, 5, 8 के अनुपात में छात्र हैं, तो ये इतने छात्र थे पहले। तो वही पूछ रहा है नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो इन्हें सबको जोड़ दूं मैं, तो 5 और 5 10, 2 7 2 9 और 10 4 14 और 2, यानी कि 240 पहले छात्र थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 6 किलो का बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मैं 6 SP यानी कि 6 किलो का बिक्री मूल्य इजकल टू 8 किलो
किलो के लागत मूल्य के बराबर है। तो 8 किलो के लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जितने की हमने कोई वस्तु खरीदी है, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब मैं क्या ले रखा हूँ, एसपी को इधर ले लेता हूँ सीपी के बटे में, सीपी अपॉन एसपी। तो ये क्या, 8 जो है 6 के बटे में चला जाएगा, 6 अपॉन 8, काटने पर 2 अपॉन, सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौक 8। सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 3, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4। यानी कोई वस्तु मैंने 3 की खरीदी है और 4 की बेच दी है। तो लाभ कितने का हुआ मुझे? 1 का। और लाभ हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि लागत मूल्य पर, 1/3। और प्रतिशत बनाने के लिए इंटू 100। 3 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 33:1/3। यही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1331 करनी 3 की दे रखी है, प्लस √729 माइनस 512 करनी 3। तो मैं देखिए 1331 यानी कि करनी 3 दे रखी है, यानी कि ये किसी का घनमूल है। तो 1331 किसका घनमूल है? आपको याद ही होगा, 1121 और 1331, यानी कि 11 का। 11 11 में 121 और 21 और 11 में 1331 प्लस, और ये किसका वर्ग है? 729। तो ये जो है 27 का है, तो 27 को ऐड कर दूंगा मैं, और माइनस 512 किसका है? किसका घनमूल है? 8 का। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 11 और 27 38, और 38 माइनस 8 कितने हो गए? 30। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हल्का सा घनमूल का ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे √729 है, ये हमें नहीं पता ये किसका वर्गमूल है, तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लेते हैं। 2 डिजिट 9 है, 9 जो है किसके वर्ग में आता है? तो एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में। अब ये 7 बचा। 7 को ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसका वर्ग इस 7 से कम हो, ज़्यादा ना हो। यानी कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। 3 तिया 9 हमें नहीं लेना, क्योंकि 3 का वर्ग जो है 9 जो है 7 से अधिक है, तो इससे कम ही रखना है हमें। यानी कि 2 दूनी 4। अब ये या तो ये 23 का होगा या होगा 27 का। तो हम ये कैसे डिफाइन करें, या 23 का है या 27 का है? तो जो 2 आया है उसके नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिया 6। अब ये 6 जो है, ये 6 जो है 7 जो है 6 से अधिक है या कम है? यानी कि 7 जो है 6 से अधिक है या कम है? ये तो अधिक ही है, तो ये अधिक वाला आंसर है, यानी कि 27। अब जैसे मान लेते हैं हम 576, ये किसका वर्गमूल है? तो देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लेंगे। 6 जो है किसके वर्ग में आते हैं? या तो 4 के या 6 के, क्योंकि 4 चौक 16, 6 आएगा लास्ट में इकाई का अंक, और 6 छंग 36, इसका भी 6 आएगा। तो अब बचा 5। 5 किस संख्या के वर्ग के पास है? 2 दूनी 4, 3 तिया 9। 9 जो है 5 से अधिक है, 9 लेना नहीं है हमें, यानी कि 3 नहीं लेना, 2 लेना है। 2 दूनी 4, कम रह जाए लेकिन अधिक ना हो कोई भी संख्या। 2 दूनी 4, तो या तो ये 24 का होगा या 26 का। अब 2 जो आया है उसके नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6। अब 6 से 5 जो है, 6 से 5 ज़्यादा है या कम है? कम है, तो ऑब्वियसली कम वाली संख्या ले लेंगे हम, 24। 24 का वर्ग है जो 576। 576 का वर्गमूल 24 है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। एक कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बतानी है आपको।
यानी कि मीटर प्रति सेकंड के। बहुत से दोस्त ये होते हैं कि क्वेश्चन देखते ही किलोमीटर पर आवर में निकाल देते, कहते हैं ऑप्शन गलत हैं, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता है तो वो लगा देते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि चाल क्या हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 333 बटे समय, 2 घंटे लग रहे हैं। अब मीटर प्रति, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि 18/5 से या 5/18 से, बहुत भूल जाते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि मीटर प्रति सेकंड छोटा है, मीटर छोटा है किलोमीटर से, तो छोटे को ऊपर रखना है, यानी कि 5 को, और 18 को नीचे। और जैसे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर बड़ा है, तो 18 को ऊपर रख देंगे, 5 को नीचे। ये हल्की सी बेसिक ट्रिक बताई है मैंने, ऐसा कोई, बस समझने के लिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 333 की, 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, 5 तिया 15 एक 16, 18 दूनी 36। यानी कि अगर मैं 36 को से 1665 की भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, लगभग 36 तिया 36, 4 बार चला जाएगा लगभग। 4 छंग 24, 4 तिया 12, 1 2 14, 2 बचे, 2 बचे और 5 बचे। कितनी बार जाएगा, 36 पंजे 180, लगभग 6 बार। 6 छंग 36, 6 तिया 18 और 1 21। कितना बचा, 9। पॉइंट लगाऊं, एक जीरो अगर मैं बढ़ा दूं तो कितनी बार जाएगा, 36 दूनी 72, यानी कि 46.2 के आंसर, लगभग आंसर यही होगा, 46.2। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 16% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 15,625 की राशि 2 सही 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 15,625 हमारा क्या है, प्रिंसिपल। दर कितनी है, 16%। 16% का फ्रैक्शन 4/25। यानी कि मैं अगर 25 से भाग करूं, 4 से गुणा करूं, तो प्रत्येक वर्ष मेरा ब्याज आ जाएगा। तो चलो करते हैं 25 से भाग। 25 छक्के 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 4 से गुणा, यानी कि 4 से गुणा करने पर 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, और 4 छंग 24 1 25। 2500 आया पहले साल। दूसरे साल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, लेकिन वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो सेकंड ईयर क्या होगा, मूलधन पर ब्याज लगाने पर 2500 ही आएगा, ब्याज पर भी ब्याज लगाने पर, यानी कि 2500 को 25 से तो भाग करूं मैं, 4 से गुणा कर दूं। 25 से भाग करने पर 100, और 4 से गुणा करने पर 400। थर्ड ईयर क्या होगा, मूलधन पर ब्याज कितना आया, 2500, और इस पर ब्याज लगेगा, ये कितना आएगा 400, और इस पर ब्याज लगेगा 400, और 400 को 25 से मैं भाग करूं 16 बार, और 16 चौका 64। तो ये कितना हो गया, पहले साल 2500 बना, दूसरे साल 2900 बना, और तीसरे साल 4 6 और 4 4 8 5 13 और 3 3364। वो कह रहा है कि 2 साल 2 सही 3/4 वर्ष का निकालना है। तो एक साल का ये कर दूंगा मैं, दूसरे साल का ये आ गया, तीसरे साल का पूरा नहीं लेना है मुझे, 3/4 हिस्सा लेना है, 4 में से 3 हिस्सा लेना है, यानी कि तो 3364 का 3/4, 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 एकम 3, और 3 चौक 12, और 3 अट्ठे 24 1 25। 2500 और 2900 कितने हो जाते हैं, 5400, और 2523 रुपये और ऐड करने होंगे इसमें से। कितना हो जाएगा, 3
2, 9 और 7, यानी कि 7923 रुपये हो जाएंगे। 7923 रुपये का ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। 2 वर्ष 3 बटे 4 वर्ष में 7923 रुपये हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ना चाहिए ताकि योग इनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो संख्या क्या है? 5 6 4 3। 5 6 4 3 को मैं अगर क्रम में लगा दूं तो 3 4 5 6 संख्या मान लेता हूं मैं। 3 4 5 6। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वह संख्या वह सब छोटी छोटी संख्या जो चारों संख्या से विभाजित हो जाए। तो क्या होगी? 30 दूनी 60। या अगर मैं एलसीएम निकालूं इनका तो 3 4 5 और 6। 2 से काट लेते हैं पहले। 2 दूनी 4। 5 और 2 तिया 6। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3। 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60 आएगा 60 ही। तो 60 से इस संख्या 38 57 में जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि 38 57 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, 38 57, तो क्या आएगा? कितनी बार जाएगा? 6 छंग 36 बार। 360। कितना बचा? 25। उतार लिया 7। 6 चौक 24। कितना बचा? 17। यानी कि अगर मैं इस संख्या में से 17 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि शेष संख्या 17 ही तो है। इस संख्या में 38 57 संख्या में से 17 को मैं निकाल दूं तो ये पूरी संख्या 60 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 38 57 में से 17 घटा रहा हूं तब। लेकिन ये कह रहा है 38 57 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर ये कहता क्या घटाना चाहिए तो मेरा आंसर 17 होता। लेकिन ये कह रहा है जोड़ा जाना चाहिए। अगर मैं 60 में से 17 निकाल दूं और फिर 38 57 में जोड़ दूं तो वह संख्या आ जाएगी छोटी छोटी जो 38 57 में जोड़ी जानी चाहिए, और वो 60 से डिवाइड भी होगी संख्या। तो 60 में से 17 को मैं निकाल दूं, कितना बचा? 43। और 38 57 में जोड़ दूं तो वह संख्या 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या आया हमारे पास आंसर? 43। ऑप्शन नंबर ए। रख के देख लेते हैं। चलो 38 57 और प्लस 43 कितना हो गया? 38 57 और 43 यानी कि पूरा 3900 हो गया। 3900 अगर मैं डिवाइड करूं 6 6 36 3600 60 बार पूरा पूरा कितना बचा? 300। और 6 पंजे सॉरी ये जीरो नहीं आएगा, 60 बनना ही। 6 पंजे 30 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। डिवाइड कब हुआ? जब मैंने 43 को ऐड कर दिया 38 57 में। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए। कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए यानी कि कुल मत मैं मान सकता हूँ 100। 20% मत इसे प्राप्त हुए तो दूसरे उम्मीदवार को 80 प्राप्त हुए होंगे। 80%। फिर भी वह 600 मतों से हार गया। कितने परसेंट से आ रहा है? 60% से। परसेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ। हमारे हिसाब से 60% मतों से हारा है और उसके हिसाब से 600 मतों से हारा है। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई? 60 बराबर 600। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 से डिवाइड कर दूंगा मैं, कितनी हो जाएगी? 10। तो कह रहा है चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी थी हमारे हिसाब से? 100%। यानी कि 100% का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 1000।
वो सॉरी, एक जीरो ज़्यादा लिख दिया मैंने। 1000 जो है कुल मत आ जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि लाभ 10% है तो क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभ 10% है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो 10% लाभ है तो 10 में 1 का लाभ, यानी कि कोई वस्तु हमने 10 में अगर खरीद ली तो अगर 10 में खरीदी है तो 1 का लाभ मिला है, यानी कि 11 में बेच दी है। 10 की खरीद के हमने वस्तु 11 में बेच दी है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और 11 जो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, विक्रय मूल्य। तो वही ये पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 10, अनुपात विक्रय मूल्य कितना है? 11। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 और 43 के बीच की सभी पूर्ण सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 13 और 43 की सम संख्या कौन कौन सी होंगी इनके बीच की? तो एक तो 13 से पार जाता हूँ मैं तो 14 होगी। 14 एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? दो, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 14 होगी, प्लस 15 तो होगी नहीं, विषम होगी 15, यानी कि 16 होगी, प्लस 18 होगी, प्लस डॉट 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 43 के 20 तक की कह रहा है ना वो। 43 से कम ही लेनी है हमें, 43 तो विषम है। तो 43 से नीचे क्या होगी? 42। अब चलो मैं एक दो सूत्र बता देता हूँ आपको। कभी भी आपको किसी भी लाइनिंग में संख्याएं याद करनी हो, कभी भी संख्याएं याद करनी हो आपको, तो पहले सबसे अच्छा सूत्र अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अपॉन सार्वंतर और गुणा प्लस 1। ये हमारी कोई भी लाइनिंग में संख्या याद करने का सूत्र है। इसे आप याद कर लो, ये हर जगह काम आएगा। और योग निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा? अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या अपॉन 2 और गुणा संख्या। इसका योग निकालना है हमें। तो योग निकालने से पहले हमें संख्या मालूम होनी चाहिए, यानी कि अगर ये तो छोटी लाइन है, यानी कि बड़ी अगर यहाँ लाइन होती तब हम कैसे निकालते? तो संख्या कैसे निकालेंगे? पहले इसकी अंतिम संख्या 42 माइनस प्रारंभिक संख्या 14, 42 में से 14 जाएंगे 28, और अपॉन सार्वंतर। सार्वंतर कितने का है? 2 का सार्वंतर चल रहा है ये। तो 28/2 यानी कितना हुआ? 14। 14 और एक ये वाला प्लस 1, तो कितना हो गई संख्या? 15। अब हमारे पास क्या आ गई? संख्या आ गई। हम योग निकाल सकते हैं सरलता पूर्वक। योग कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या 42 और प्लस प्रारंभिक संख्या 14, 14 और 42 56, 56/2, 2 से भाग करेंगे 56 को तो 28 आएगा, और 28 की गुणा हम कर देंगे संख्या से। ये वाला सूत्र लगा रहे हैं ना हम, तो संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दें, संख्या कितनी है? 15, तो क्या आएगा योग? 15 8 120 और 15 दूनी 30 और 12 420, यानी कि हमारा 420 जो है इस श्रेणी का योग आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये संख्या और योग निकालने का सूत्र जो है, या सम संख्या दे रखी हूँ आपकी, या विषम संख्या दे रखी हूँ आपकी, या पूर्ण संख्याएं दे रखी हूँ आपकी, या लगातार संख्या दे रखी हूँ, किसी भी श्रेणी का आप दोनों सूत्र याद कर लिए। दोनों सूत्र किसी भी श्रेणी में लगा सकते हैं और 101%